हेलो बच्चों, मैं अभिनव सर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनिमल्स का विज्ञान इकाई 8 कोशिका एवं ऊतक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कोशिका। कोशिका जीवन की, कोशिका क्या है? जीवन की यानी शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें जीवन के सभी कार्य जैविक क्रियाएँ होती हैं, सभी कार्य एवं जैविक क्रियाएँ होती हैं। आपने घर देखा होगा तो घर में क्या, घर में पूरी बिल्डिंग जो होती है वो छोटे छोटे ईंटों से जुड़ कर बनी होती है। छोटे ईंटों से जुड़ने से पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो रही होती है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो एक एक कोशिका से जुड़ कर के पूरा शरीर बना हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए हमारी जो कोशिका होती है वो आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब एक एक कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ होता है। आपने मधुमक्खी का छत्ता भी देखा होगा। देखिए छोटे छोटे सेल की बनी होती हैं। तो हमारा जो शरीर है वो इसी तरह छोटे छोटे सेल का बना होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है। ठीक है, क्या है? शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है, जिसको इंग्लिश में PPLO कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्लूरोनिमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर लंबी होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर लंबी कोशिका होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, इसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से सन 1665 किसमें? 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। ये है जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। हम लोग एनिमल सेल में ही आएंगे। इसमें इतना बड़ा सा क्या है? रिक्तिका है। क्या है? रिक्तिका। ठीक है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। देखिए ये हरित लवक है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है, जिसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये क्या करता है? एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। जब ये टूटता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में टूटता है तो हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, ये देखिए इसमें ये पाया गया है, कैप्सूल के आकार का होता है। और नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पौधों में और जंतुओं दोनों सेल में पाया जाता है। यह है कोशिका झिल्ली। ये भी दोनों में पाई जाती है। ये अर्धपारगम्य होती है, जो कि सब लोगों को अंदर जाने नहीं देती है। नेक्स्ट है केंद्रक देखिए इसमें मध्य में पाया जाता है जंतु कोशिका में, और पौधों में किनारे पाया जाता है। अंतरपर्दव्य जालिका, ये भी दोनों में पाई जाती है, प्लांट में और एनिमल में, दोनों में। राइबोसोम्स, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को याद रखना पड़ेगा, जैसे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरित लवक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कोशिका के प्रमुख अंग और उनके कार्य। कोशिका के प्रमुख अंग और उनके कार्य। सामान्य कोशिका के कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं। सामान्य कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य 3 भाग होते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट जैसे हो जाएगा कोशिका झिल्ली। फर्स्ट हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य, मतलब पूरी तरीके से पारगम्य नहीं है। ये सबको उस पर जाने नहीं देती है। कुछ लोगों को जाने देगी, कुछ लोगों को जाने नहीं देगी। अर्ध होती है, आधी। इसका प्रमुख कार्य
कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है। क्या करना है? नियंत्रण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, यह लिपिड की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली नियंत्रण करता है और ये लिपिड की बनी हुई कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है। पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है तथा यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पौधे में पाई जाती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है जो दृढ़ संरचना बनाती है और इससे कोशिका की आकृति और आकार बनता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक क्या है? यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में और पादप कोशिका के परिधि में पाया जाता है, यानी कि किनारे पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना एवं कार्य पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक में डीएनए व प्रोटीन के बने क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में डीएनए एवं प्रोटीन के बने क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की रचना होती है, की सूचना होती है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। डीएनए क्या होता है? डीएनए जिनसे हम अपने पूर्वजों का पता लगा सकते हैं या अपने बच्चों का पता लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने सुना होगा आपने तो डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। जिससे कोई बच्चा कहता है कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरे पापा हैं, तो हम डीएनए टेस्ट करा करके ये पता कर सकते हैं कि आखिर इनका ये बेटा है कि नहीं है, क्योंकि अगर उनका बेटा होगा तो डीएनए एक ही जैसा होगा। ठीक, तो डीएनए हम सबके अंदर होता है और हमारे बच्चों में जाता है, हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आया होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में माता पिता से अगली संतति में पहुंचते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है, इसे आनुवंशिक गुण कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में माता पिता से अगली संतति में पहुंचते हैं। क्या है? क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में माता पिता से अगली संतति में पहुँचते हैं। ये हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों से उसके बच्चों में, ये हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती रहती है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही लोगों में पाया था, ये पूरे खानदान में, पूरे हर जगह ये मिलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया अभी, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्गी बॉडी, हरित लवक इत्यादि। माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कैप्सूल के आकार की संरचना होती है। मैंने बताया अभी, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कैप्सूल के आकार की संरचना होती है। यह श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा संचित रहती है। इसमें कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा गृह, पावर हाउस, क्या नाम है? बिजली घर, ऊर्जा गृह और पावर हाउस भी कहते हैं। यह जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिर सुनिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसे बिजली घर, ऊर्जा गृह और पावर हाउस भी कहते हैं। ये जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यह श्वसन में भाग लेता है और इसमें एटीपी ऊर्जा के रूप में निकलती है। और एटीपी जो है एटीपी और आईपी में टूट जाता है और ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हरित लवक। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, एनिमल में, जंतु नहीं पाई जाती है। तथा प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। ऐसे समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण बस पौधों में होता है। ठीक है, जंतु नहीं पाया जाता है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट ऐसा ही होता है। ठीक है। तारकाय यह जंतु कोशिका में केंद्रक के पास पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला टॉपिक है रिक्तिका। तारकाय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं के केंद्र के पास पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। रिक्तिका यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में
पाई जाती है। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। पौधों में बड़ी रिक्तिका केंद्रक में तथा जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिका कोशिका में बिखरी रहती है। रिक्तिका छोटी छोटी रिक्तिका कोशिका में बिखरी रहती है। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, इनकी मात्रा को संतुलित करना है। नेक्स्ट टॉपिक है गाल्जी काय। क्या है? गाल्जी काय। गाल्जी काय में तारक काय शुक्राणु के एक्रोसोम। गाल्जी काय में तारक काय शुक्राणु के एक्रोसोम पीतक मिलानिन का निर्माण, भंडारण तथा हार्मोन्स का स्रावन होता है। गाल्जी काय में तारक काय शुक्राणु के एक्रोसोम मिलानिन का निर्माण, भंडार, हार्मोन्स का स्रावन होता है। ठीक है बच्चों, आप इस पूरे चैप्टर का नोट्स बनाते जाएं और यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। लाइसोसोम या एकल झिल्ली युक्त गोल, ये कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली होती है, छोटी थैलोनुमा होती है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसी झिल्ली है? एकल का है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी थी? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कैसी थी? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती थी। तो ये आपको समझना होगा कौन एकल झिल्ली है, कौन दोहरी झिल्ली है। लाइसोसोम कैसी है? ये एकल झिल्ली युक्त गोल थैलीनुमा संरचना है। इसमें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यह कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का काम करती है। आत्मघाती थैली कहते हैं या कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का काम करता है। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल के लिए अभी नए हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। राइबोसोम्स, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल के प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। काम करती है। अगला आपने पढ़ा डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए उसको बोलते हैं, वो डीएनए था, ये आरएनए, दोनों से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए अम्ल, वो प्रोटीन बनी होती है जो प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है। इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स की संरचना एवं कार्य के लिए वेंकट राधाकृष्णन को 2009 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? वेंकट राधाकृष्णन को। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको ईआर बोलते हैं। ईआर का पूरा नाम हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो से लिया गया है ई और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर से लिया गया है रेटिकुलम से लिया गया आर, ईआर हो गया। क्या है? झिल्लियों की बनी हुई जटिल थैलीनुमा संरचना अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। झिल्लियों की बनी हुई थैलीनुमा संरचना अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है, जो कि केंद्रक से जुड़ी हुई अथवा मुक्त रूप से पाई जाती है। प्रायः राइबोसोम्स अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। यह केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच संबंध बनाती हैं। ईआर का कार्य वसा व प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ईआर का कार्य क्या होता है? वसा व प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो जितना आप पढ़ चुके हैं आपको कई सारे अंतर समझ में आ रहा होगा। जैसे पहला पॉइंट है पादप कोशिका और दूसरा टॉपिक है जंतु कोशिका। तो आपको मैंने जितना पढ़ाया है आप खुद से पहले सोचिए कि कितने आपको पॉइंट याद हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर है हरित लवक पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें, इसलिए हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। मैंने बताया सेंट्रोसोम किस काम आते हैं? सेंट्रोसोम
सेल डिवीजन में काम आता है। सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं किसमें? जंतु कोशिका में। रितिका बड़ी और संख्या में एक होती है, पौधे में आपने देखा कि रितिका बड़ी होती है और सब पौधे में एक होती है, और इसमें रितिका छोटी होती है और अधिक होती है। केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है, किनारे पाया जाता है, और जंतुओं में मध्य में पाया जाता है। केंद्रक जंतुओं में केंद्रक मध्य में पाया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ दिया हुआ डीएनए आरएनए का पूरा नाम लिखा हुआ है। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स, बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।